हेलो बच्चों। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अभी जेई मेन का जो हमारा टेस्ट 1 अटेम्प्ट किया है, तो ये उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। सो आई होप आप सबका पेपर था वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैथ्स का जो पार्ट था उसका लेवल काफ़ी मॉडरेट टाइप का था। मैंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं डाले थे। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ईजी था और काफ़ी मतलब ईजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। ओके। और क्वेश्चन अप्रोचेबल थे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले थे जैसे आपके मेंस में आने वाले हैं। ठीक है। सो आपको अगर इस टेस्ट के अंदर अगर सारे क्वेश्चन सोल्व हो ही गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट फाई नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ अ सबसेट ऑफ द सी। ठीक है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें जो इसमें जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो सबसे पहले ये जो नॉट ट्रू वाले जो हमें हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो हम बेसिकली ऑप्शन से सॉल्व करें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है हम वहीं देख लेते हैं कि हम कोई 3 सेट ए बी सी कंसिडर करते हैं, जो कि ये जो कंडीशन दी हुई है हमें, कंडीशन क्या है हमारी कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी सेट तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसका सबसेट है, ये सी का सबसेट है। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमने माना कि हमारे पास जो सेट ए है वो क्या होगा। सो हमारा सेट ए जो है वो हमने क्या कंसिडर किया कि ए मेरा है 1 2 3 4। ठीक है। ये मेरा क्या है, सेट ए। जो सेट बी है वो मैं क्या लिखूंगी, 3 4 5 6। और जो हमारा सेट सी है उसको मैं क्या कंसीडर करती हूँ, 1 2 3 4 7 और 8।
ओके। तो अब यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों वो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी हम देख सकते हैं कि वो कितना होगा 3,4, ठीक है। और 3,4 सेट सी में भी है तो ये इसका सी का सबसेट भी हो गया, तो मतलब हमें जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो ही गई, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, जो ए जो ऑप्शन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए माइनस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो a माइनस सी जो होगा वो कौन सा सेट होगा, क्योंकि a सेट है वो 1 2 3 4 कम्प्लीटली c में भी है, तो a माइनस सी मेरे पास कितना आएगा 5, ओके। सो और 5 हमें पता है 5 तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 यहाँ पे b का सबसेट भी होगा, ठीक है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे जो a सेट है वो क्या a b का सबसेट है, a में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 तो वो तो b में नहीं है, तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ओके। सो हम क्या लिखेंगे, इफ a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है, देन हम ये नहीं बोल सकते कि ए भी ए किसका सबसेट होगा b का, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा a माइनस सो इफ a माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ b देन हमारा क्या आया a इज नॉट इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। जबकि हमें ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि ये b का सबसेट है होगा, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालना है, कंपोजिट फंक्शन फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें बताना, और इस फाई ऑफ एक्स जो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें किस पे फाइंड करनी है, π/3 पे। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमें यहाँ पे सब फंक्शन तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ही, तो जो फाई एक्स है वो क्या है HOFOGX, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्या होगा h, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ f(g)x, सो h जो मेरा फंक्शन है तो gx मेरा क्या दिया हुआ है 10x, ठीक है। और fx मेरे पास में क्या है, fx है स्क्वायर रूट ऑफ x, सो h मेरे पास में कितना होगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक। अब मेरे पास में जो hx जो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो मेरे पास यहाँ पे h स्क्वायर रूट ऑफ 10x कितना होगा 1 माइनस 10x एंड अपॉन 1 प्लस 10x, ओके। सो ये मेरा क्या फंक्शन है फाई ऑफ एक्स का। तो बच्चों इस फाई ऑफ एक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या तुम इसको किसी tan के फॉर्मूले में लिख सकते हो, 1 हमें पता है कि 1 क्या होता है 10π/4 होता है, ठीक है। सो हम क्या ये लिख सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स, ये हमारा जो फाई ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल होगा 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 मल्टीप्लाई बाई 10x, ओके। सो मेरा जो फंक्शन फाई ऑफ एक्स है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10π/4 माइनस एक्स, ठीक है। सो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है 10 फाई की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू π/3 पे। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे फाई ऑफ π/3, तो फाई ऑफ π/3 क्या होगा 10π/4 माइनस π/3, ठीक है। सो 10π/4 माइनस π/3 किसके इक्वल होगा 10 माइनस π/12 के, ठीक है। अब माइनस π/12 को मैं पाई माइनस π/12 भी लिख सकती हूँ, सो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया 10 11 π/12 के, ठीक है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या बोला है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के रूट है।
तो हमें वो लिस्ट वैल्यू बतानी है एन की जिसके लिए हमारे पास ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा की पावर एन इज इक्वल्स टू 1 है, ये होल्ड हो। ठीक है, कि ये इक्वेशन तो मेरे, ये जो कंडीशन है मेरे पास में, ये तो होल्ड होनी चाहिए। और वो रूट्स, ये अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, रूट है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे दी हुई है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, देन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ आयोटा। सो x मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, ठीक है। सो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे कि मेरा जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा मेरा क्या होगा 1 प्लस आयोटा, और मैंने क्या लिया, बीटा मेरा लिया 1 माइनस ऑफ आयोटा। ठीक, अब हमें बताना है कि अल्फ़ा अपॉन बीटा की कौन सी लीस्ट पावर होगी जो n होगी। तो मैं अल्फ़ा अपॉन बीटा निकाल लूँगी। ठीक है, सो अल्फ़ा अपॉन बीटा मेरे पास में क्या आएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये कितना आएगा मेरे पास में 1 प्लस ऑफ आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको मैं रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रख सकते। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा -1, सो 1 माइनस आयोटा। सो ये किसके इक्वल हो गया, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो ऊपर आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, सो ये कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और नीचे भी मेरे पास में क्या आने वाला है, 2 ऑफ आयोटा 1, हाँ, सो 2 ऑफ आयोटा। और ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा विच इज़ 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगी, इसकी मैं हमें बताना है कि n की मैं कौन सी पावर लिखूँ कि जो मेरे पास में 1 आए। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबसे पहले आयोटा की स्क्वायर कितनी होती है, -1। आयोटा की पावर 4 कितनी होती, सॉरी, आयोटा की क्यूब कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ आयोटा के। आयोटा की पावर 4 होती है 1। ठीक है, सो जब मैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 लिखूँगी तो मेरे पास में 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा की पावर n। सो अल्फ़ा अपॉन बीटा की पावर n क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा की पावर n। ठीक है, और हमें पता है कि जब मैं आयोटा की लीस्ट पावर कौन सी ले सकती हूँ, 4, तभी मेरे पास में 1 आएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना हो गया, 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 हमें जो लिस्ट टाइम पे क्या वैल्यू देगी, 1। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, एक कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मेल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक करेक्शन करना है कि ये जो 2 है इसकी जगह हमें क्या करना है, 8। ठीक है, सो मेरे पास में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 8। ठीक, और 5 फीमेल्स हैं। इफ m is the number of ways the committee is formed with at least 6 males and n is the number of ways the committee is formed with at least 3 females। ठीक है, सो हमें एक तो 6, मतलब हमें जो कमेटी बनानी है 11 मेंबर्स की, उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें एटलीस्ट हमारे पास में 6 मेल्स तो होंगी। ठीक, और एटलीस्ट 3 फीमेल्स तो होंगी। तो मतलब 9 मेंबर्स का काम तो हमें पता चल गया कि 9 तो लोग हैं, उनके अंदर से 6 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगे। अब बचे कितने हैं मेरे पास में, 2। तो हमें जो ये 2 मेंबर बच गए इनका और पता करना है। तो ये 2 मेंबर हमें किस में से मिलेंगे, ये जो हमारे पास 8 मेल्स है और 5 फीमेल्स है, उसमें से हमें बाकी के 2 निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एटलीस्ट 6 और 3 तो है ही, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 6 मेल्स प्लस एटलीस्ट 3 फीमेल्स, तो ये तो मेरे पास में है। तो टोटल ये तो 9 तो यहाँ से हो गए, और हमारे पास में रिमेनिंग मेंबर्स कितने हो गए कमेटी के,
रिमेनिंग मेंबर्स मेरे पास में कितने हैं, 11 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो अब मेरे पास में मैं क्या कर सकती हूँ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ 11 मेंबर्स आउट ऑफ दीज 8 एंड 5 फीमेल्स, तो वो किसके इक्वल होगा, 13C2 के, ठीक है। सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन in selection of 11 members, और जबकि 11 में से हमने 9 तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही रखे हैं, हमें तो बाकी के 2 और निकालने हैं ना, ठीक है। आउट ऑफ 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स, कितने होंगे ये मेरे पास में, 13C2। 13C2 को जब तुम सोल्व कर सकते हो, बेसिकली सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स दोनों हमारे पास में यहाँ पे इस केस में सेम ही आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि 9 तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, हमें तो बाकी के 2 और देखने थे, ठीक है। और जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल है, 78 के, ठीक है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेरे पास में है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके अंदर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अगर समहाउ ये जो हमें पावर वाला जो है इसके अंदर हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाए, तो वो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है तो वो इसका कोफिशिएंट होगा, मतलब इसका जो कांस्टेंट टर्म होगी, कौन से वाले की, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10, ठीक है। यहाँ से जब मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगी वो एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में आएगी, ठीक है। तो हमें तो मतलब वही जो टर्म होगी वही किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और वो हमें क्या दिया हुआ है, उसका कोफिशिएंट 720। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है इसका हम क्या लिख लेंगे, मतलब हमें ये जो पावर के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके ऊपर सबसे हम यूजिंग द बाइनोमियल रूल हम इसकी जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, सो 10CR इंटू एक्स की पावर मेरे पास में कितनी है, ये स्क्वायर रूट तो है, चलो मैं साथ लिख देती हूँ, 10 माइनस आर बाई 2 इंटू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर मेरे पास में कितनी होगी, आर, ठीक है। ओके, दैट्स इट। सो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे मेरे पास में 10CR है, और एक्स की और लैम्डा की पावर आर है, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएंगी मेरे पास यहाँ पे 10 माइनस आर बाई 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 2R, तो कंबाइनली मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस 5R बाई 2, ठीक है। और हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए था कि हमें ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी कांस्टेंट टर्म निकालनी थी, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो x की पावर जो है ये क्या होनी चाहिए, 0, तो उस केस में तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बचेगा, तो ये कब 0 होगा, 10 माइनस 5R बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब r इज इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। अब r इज इक्वल्स टू 2 होगा तो उस केस के अंदर ये कोफिशिएंट कितना आएगा, तो ये कोफिशिएंट यहाँ, और ये हमें ऑलरेडी किसके इक्वल दिया है, मतलब हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, कि 10C2 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें किसके इक्वल दिया है, 720 के, ठीक है। सो यहाँ से मेरा जो लैम्डा स्क्वायर आएगा तो 10C2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 इंटू 9/2 इज इक्वल्स टू 720। सो ये मेरा 5
सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 9 5 जा 45, ठीक है। सो ये किसके इक्वल हो गया 16 के। सो यहाँ से मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है ±4, ठीक है। तो ये मेरे पास में किसकी वैल्यूज़ है लैम्डा की। ओके, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या वैल्यू बतानी थी पॉजिटिव वैल्यू। सो लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन जीपी और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बी है, तो x मेरे पास में क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जीपी में है, ठीक है। तो मैं ये टर्म कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया a, b इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया ए आर, और c इज इक्वल्स टू मैंने क्या माना ए आर स्क्वायर। ओके, अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी वो क्या दिया हुआ है, मतलब जो एक्सप्रेशन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। तो a प्लस बी मैंने क्या माना था ए आर, और c मैंने क्या माना था ए आर स्क्वायर, और b मैंने क्या माना था यहाँ से ए आर। तो बोथ ऑफ साइड हम a कैंसिल आउट करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ आर। तो यहाँ से जो मेरे पास में x का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस आर प्लस 1/r, ठीक है। तो ये मेरे पास में किसका एक्सप्रेशन हो गया r का। अब हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू जो है x की, ये जो गिवन वैल्यू है इसमें से क्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है तो हमें पता है कि ये जो r प्लस 1/r होता है कि r प्लस 1/r जो है वो किसके ग्रेटर देन होता है हमेशा 2 के, ठीक है। और r प्लस और लेस देन किसके होगा -2 के, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अगर ईच साइड में 1 1 ऐड करूँ तो ये मेरे पास में -1 प्लस आर प्लस 1/r इज ग्रेटर देन, सॉरी मैंने ये एक्सप्रेशन थोड़ा गलत लिख दिया, हाँ, कि मेरे पास में ये जो r प्लस 1/r जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और r प्लस 1/r लेस देन इक्वल टू भी क्या होता है -2। इसकी वैल्यू हमेशा -2 से 2 के बीच में होती है, ये तुम क्वाड्रेटिक के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है। और बाकी तुम अगर इसको सोल्व करके देखोगे कि कोई भी जो नंबर आएगा फॉर एनी रियल नंबर इट होल्ड्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि r प्लस 1/r है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2 होता ही है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो r प्लस 1/r जो होगा तो ये कैसे होगा -2 to 2, ठीक है। ईच साइड अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे मेरे पास में क्या बनेगा 3। तो x की मेरे पास में रेंज क्या आई फाइनल ये। सो इनमें से कौन सा नंबर है जो इस रेंज के बाहर है, तो क्या हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है x की वैल्यू कभी 2 हो सकती है नहीं। सो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आइदर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या फिर x लेस देन इक्वल टू -1 है। तो ग्रेटर देन 3 में तो चलो 4 तो आ ही गया, और लेस देन 1 वाली -1 वाली कंडीशन में -2 -3 आ गए। सो x कैन नॉट बी 2। अब जो हमें नंबर हमें दिया है सपोज दैट कि हमारे पास में ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि ये L1 पे लाई करते हैं। इफ़ ए लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट HK and 4/3 is perpendicular to L1 then K upon H is equals to, ठीक। सो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फर्स्ट जो लाइन दी हुई है हमें पता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हमें कौन कौन से दिए हैं ये वाले, कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमें L1 पे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट है ये L2 के हैं, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, कट भी मतलब कट कर रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि L1 पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला तो हम L1 की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ L1 कैसे लिखी जा सकती है, इक्वेशन ऑफ L1 जहाँ पे हमारे पास में पॉइंट कौन कौन से हैं 1, 2 एंड
-3, 4। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, सो ये मेरे पास में किसकी इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास में इक्वेशन है L1 की। ठीक, अब हमें पता है कि ये जो h के जो पॉइंट है ये भी इसके ऊपर लाई करता है, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास में क्या कंडीशन, क्या इक्वेशन क्या आएगी, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5। ठीक, सो ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि इफ़ ए लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट HK एंड 4/3 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो सबसे पहले ये जो लाइन है L2 ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, तो हाँ, सो इस लाइन, इसकी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर है तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर L1 इक्वेशन ऑफ L1 हमारे पास में ये है, ये मेरे पास में L1 की इक्वेशन है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ L2 क्या होगी, इक्वेशन ऑफ L2 में क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस माइनस y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब तुम बोलोगे कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं कि हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो वो एक रिलेशन होल्ड करती हैं, m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका हमारे पास में स्लोप कितना है, उसका स्लोप हम बता सकते हैं कि उसका स्लोप कितना होगा, -1/2। ठीक है, और जो सेकंड तो -1/2 है, तो m1 m2 -1 से सेकंड वाली का स्लोप कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हम ये जो इक्वेशन की लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हमें पता है लाइन की इक्वेशन होती है, उससे हमने ये इक्वेशन लिख दी है। अब टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ c, हमें पता है कि L2 जो लाइन है वो 4,3 से भी पास हो रही है, तो मतलब 4,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास में अगर इसको 4,3 सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इस 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू है वो कितनी आती है, -5। तो इक्वेशन ऑफ L2 कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास में किसकी इक्वेशन हो गई, L2 की। ठीक, अब ये इक्वेशन किसकी है, L2 की। और यहाँ पे भी L2 लाइन पे भी जो h के जो पॉइंट है वो है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, जो सेकंड इक्वेशन है वो कितनी हो गई, 2h माइनस k इज इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये जो दो इक्वेशन है यहाँ से हमें k और h की वैल्यूज मिल जाएंगी, और हमें k/h ही पूछा है, तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में h इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, h इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेट अ मिनट, हमारी जो इक्वेशन कौन कौन सी थी, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूँ तो h इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 5 एंड 2h माइनस k इज इक्वल्स टू 5। ठीक, सो ये जो दो इक्वेशन है यहाँ से अगर जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास जो h की वैल्यू है वो कितनी आती है, 3, और k मेरे पास आएगा 1। सो इस केस में k/h कितना हो गया, हमें तो k/h पूछा था ना, तो k/h मेरा क्या हुआ, 1/3। सो k/h की वैल्यू आ चुकी है 1/3। ठीक, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है कि इफ ए टेंजेंट टू द सर्कल intersect the coordinate axis at distinct point P and Q, then the locus of the midpoint of PQ। तो हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, अब ये यूनिट सर्कल है। अब हमें क्या बोला है, मान लिया कि यहाँ पे ये 2 है, ये हो गया, और इस पे कोई टेंजेंट भी है, टेंजेंट कुछ ऐसी होगी,
ठीक है। अब ये पॉइंट P पे कट कर रही है यहाँ पे, और ये Q पे, और ये जो मिड पॉइंट है इसका, ये इसको मैंने मान लिया M, ठीक है। अब हमें जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ है, तो हमें ये बताना है। अब P पे मेरे पास में कोई भी पॉइंट है, अब मान लिया M मैंने क्या माना मेरे पास में कि जो ये मिड पॉइंट M है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या है, H, K। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने H, K ले लिए। तो क्योंकि M मिड पॉइंट है तो मैं P के कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ 2H, 0, और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2 के, ठीक। सो अब मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में सबसे पहले तो ये PQ है, और PQ की हमें क्या पता है, इंटरसेक्ट पता है कि हमें Y इंटरसेक्ट और X इंटरसेप्ट कितने हैं इसके, हमें इसका आइडिया है 2H और 2K। तो क्या मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ हम इंटरसेप्ट फॉर्म में? तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ PQ कितना होगा, 1x/2h प्लस y/2k इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास में किसकी इक्वेशन आ गई, PQ की, ठीक। अब PQ की इक्वेशन मेरे पास में आ चुकी है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। तो हमारे पास में ये PQ हमारे पास में क्या है, टेंजेंट है सर्कल की, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू PQ इज इक्वल्स टू रेडियस। सो और हमें ये भी पता है ना यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, R होगी, ठीक है। और R हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 1, क्योंकि ये तो यूनिट सर्कल है, ठीक है। सो इस डिस्टेंस का, लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तुम फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना, AX1 BY1 प्लस C1 इस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², वो वाला हम वहीं बस उसी का यूज़ करने वाले हैं अब, ठीक है। क्योंकि मैथ्स तो ऐसी है कि कहीं के भी फॉर्मूले कहीं भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम सेंटर से निकालोगे तो A/0 B/0, तो क्या बचेगा, -1, इस ये वाला -1, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 1/2h का होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये रेडियस की, रेडियस मेरे पास में कितनी है, 1, ठीक। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/4h² प्लस 1/4k² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, k² प्लस h² इज इक्वल्स टू 4h² k², ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको x एंड y से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास में ये जो मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4x² y²। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है उसमें हमें लिमिट पूछी है कि हमें बताना है कि ये लिमिट किसके इक्वल होगी, ठीक है। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बोला है कि हमें x टेंड्स टू 0 पे लिमिट चेक करनी है, और हमें फंक्शन कौन सा दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तुम्हें पता है कि जब लेफ्ट साइड से आता है तो, क्योंकि 0 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, और राइट साइड से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक। सो हम सबसे पहले LHL के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस 0 माइनस है तो इस केस में x की यहाँ तो क्या हो जाएगा, -(x) माइनस साइन x, और यहाँ पे कितना होगा मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, -(1), ओके।
अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अब? तो हम लिख सकते हैं यहाँ से लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, हमें पता है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस 10x अपॉन x भी क्या होता है, 1 होता है। तो उसमें इसको चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूँगी, 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने पाई साइन स्क्वायर x जो लिखा है उसको मैं ऊपर भी लिखूँगी अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मेरे पास में इसके अगर मतलब इसको अगर मैं साथ लिखती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखे आइए ये लिख सकती हूँ, -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ से मेरे पास में क्या जाएगा, पाई। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 इंटू पाई प्लस -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, इसका स्क्वायर। सो ये कंप्लीट किसके इक्वल आ गया, पाई के। तो मेरी जो LHL है वो किसके इक्वल आई है, पाई की। ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, हम RHL निकालने के लिए हमें क्या करना है, RHL निकालने के लिए हमें वही लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो 10 पाई साइन स्क्वायर x प्लस मोड x कितना हो जाएगा, x माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो तुम देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई प्लस 1। ठीक है। सिमिलरली वही पाई साइन स्क्वायर हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो क्योंकि मेरे पास में LHL तो कितनी है, पाई। ठीक है। और RHL मेरे पास में कितनी आई है, पाई प्लस 1। तो मतलब ये दोनों सेम ही नहीं है। ठीक है। सो इसका मतलब लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इज एनी शॉट इज 1/3। ठीक। देन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 5/6। सो टारगेट हिट करने का, टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शॉट इज 1/3 है। ठीक है। तो मतलब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट कितनी आएगी, probability of not hitting the target कितनी है मेरे पास में, इन एनी अटेम्प्ट 1 माइनस 1/3, तो ये तो कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेटेड रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट once is greater than 5/6। सो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट इन ऑल n अटेम्प्ट्स कितनी होगी, 2/3 की पावर n। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग द टारगेट इन n अटेम्प्ट्स ये मेरे पास में कितनी होगी, 2/3 की पावर n। ठीक है। सो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1, ये कितना होगा, 1 माइनस 2/3 की पावर n इज ग्रेटर देन 5/6। सो यहाँ से मेरे पास में 2/3 की पावर n ये किसके इक्वल हो गया, लेस देन 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 को 2/3, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, 2 की पावर n+1 एंड 3 की पावर n-1 इज लेस देन 1।
ठीक है, कि हमारे पास में n की कौन सी वैल्यू है, मतलब n की भी कौन सी वैल्यू पूछनी है हमें, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, कि जो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है इसको सेटिस्फाई करे। तो तुम अगर पुट करोगे यहाँ पे, अगर n की वैल्यूज़ लाइक अगर तुम बारी बारी 1 2 3 पुट करके मतलब पुट करके देखोगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से कि जो n इज इक्वल्स टू, जब हम 5 रखेंगे तो हमारे पास में रिलेशन होल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 5 पे हमारे पास में क्या आएगा, ये अगर हम रफली चेक करें तो हमारे पास में ये 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 5 पे 6 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास में 32 इंटू 2 इज 64 अपॉन 18, और हमें पता है कि ये लेस देन 1 है। ठीक है, सो तुम चेक कर सकते हो ऐसे इंडिविजुअली कि मतलब n की वैल्यूज़ पुट कर करके कि किस टाइम पे हमारे पास ये जो गिवन रिलेशन है ये होल्ड हो रहा है। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 5, मतलब ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है कि log ax इज log बेस टू द पावर ax इज इक्वल्स टू p एंड बेस b पे एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू वो हमें क्यों दिया हुआ है। तो हमें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक, सो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है हम उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लिख लेते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ a रेज टू पावर p इज इक्वल्स टू x। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, b की पावर q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a की पावर p इज इक्वल्स टू एक्स है, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू सॉरी a इज इक्वल्स टू x की पावर 1 बाई p एंड b इज इक्वल्स टू x की पावर 2 बाई q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है log x ए बी की पावर 1 बाई 2। हमें जो फाइंड करना है वो ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, log टू दी बेस x, ए की पावर कितनी है 1 बाई पी, b कितना है x की पावर 2 बाई क्यू और पावर 1 बाई 2। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ log x, और x के बेस में जब मैं इसको जब मैं लिखूँगी कंबाइनली तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2p प्लस 1/q। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पावर का सम किया है जस्ट। ठीक है, सो ये मेरे पास में किसके इक्वल हो जाएगा 1/2p प्लस 1/q की, क्योंकि हमें पता है ये पावर जो होती है x के अंदर की, ये जो पावर जो होगी ये हमें आगे की साइड में आ जाएगी, और log x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास में ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2p प्लस q। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मेरे पास में जो क्वेश्चन है हमें a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि ये नीचे जो ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ है, ऑप्शन में जो हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में है, a बाई बी। तो a बाई बी इज इक्वल्स टू 2 या फिर a बाई बी इज इक्वल्स टू 1/3, तो हमें a अपॉन बी निकालना है बेसिकली। सो a अपॉन बी को तुम क्या लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से जब मैं a अपॉन बी लिखती हूँ तो उसको मैं क्या लिखूँगी, a अपॉन बी किसके इक्वल आएगा 10 6 10 42, यहाँ से 10 66 एंड 10 78। ठीक है, अगर मैं 10 को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन को साइन 66 साइन 6 अपॉन कोस 66 कोस 6। ठीक है, कोस 36 सॉरी साइन 78 एंड साइन
42 अपॉन cos 78 और cos 42। ठीक है, अब तुम्हें जो फॉर्मूले होते हैं कोस के, कोस जैसे कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू एंड को साइन बी ए माइनस बी बाई टू। अब तुम्हें उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, जो फॉर्मूलाज है वो जो मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर किसी को डाउट है। कोस ए माइनस कोस बी, तो वो क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, और जहाँ पे अगर प्लस साइन होगा तो उस केस में मेरे पास में ये क्या हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। ठीक, सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि ये जो a बाई बी है, ठीक है, तो a बाई बी को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ cos 60 माइनस cos 72। ठीक, अपॉन cos 60 प्लस cos 72। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ cos 36 माइनस cos 120। इसको मैं लिख सकती हूँ cos 36 प्लस cos 120। और अब हमें पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 72 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4, cos 36 की स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/4 और cos 120 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, सो हम यहाँ पे cos 120 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/2 होगी ना। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इनकी वैल्यूज़। सो 1/2 प्लस ये कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4, सॉरी यहाँ पे मेरे पास में माइनस था। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1/2 बन जाएगा अपॉन में ठीक है, और जब तुम इसको सोल्व करोगे उस केस में मेरे पास में क्या आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन अपॉन आगे मेरे पास में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 5 माइनस 1, तो ये मेरे पास में 9 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1 विच इज़ 4/4, तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, सो 1 है a बाई बी, अगर हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास में अगर 1 देता है तो मतलब a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो a इज इक्वल्स टू b, तो मेरे पास करेक्ट क्या आ गया a इज इक्वल्स टू b। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, अब जो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक f(x) दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि f(x) इज नेगेटिव इंटीजर फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ है कि f(x) नेगेटिव इंटीजर है फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है,
तो हमें बताना है कि इसके पॉसिबल, ये जो p जो दिया हुआ है हमें इस क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन में, कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस px प्लस 1। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, इफ एफ एक्स इज नेगेटिव इंटीजर फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ x देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। अगर x एफ एक्स मेरे पास में नेगेटिव इंटीजर है फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो मतलब हमारे पास में एक बार तो नेगेटिव इंटीजर भी ले रहा है, ठीक है। तो कहीं मतलब ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कट तो करेगा, क्योंकि हमारे पास में ये कुछ ऐसे है कि ये मेरे पास में कर्व है, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे जो मेरा मतलब एफ एक्स है, तो वो एक यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो क्या तो ये ऐसे होगा कि ऐसे करके मेरे पास में ये कहीं कट करे, कि क्या तो मेरे ऐसे दो रूट्स आए, ऐसे वाले या फिर ऐसे वाले, ठीक है। या फिर एक मेरे पास में क्या हो सकती है कंडीशन, कि मेरे पास में सिर्फ एक ये रियल ये वाला ही रूट आए, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। बट यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली अपवर्ड ही वाले होंगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, हमें पता है कि इस वाले केस के अंदर हमारे पास में क्या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आइदर डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पे d क्या होगा, तो सबसे पहले हम d, हमें पता है क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है मेरे पास में, p² माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है मेरे पास में 1। तो d कितना आया है मेरे पास में, d इज इक्वल्स टू p² माइनस 8। सो फर्स्ट केस मेरे पास में क्या है कि p² माइनस 8 क्या तो ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड केस में मेरे पास में क्या है, p² माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो मेरे पास में p की दो वैल्यूज आ गई, वो क्या है प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से दो वैल्यूज तो यहाँ से आ गई। अब यहाँ से मेरे पास में आया कि p² वो होगा ग्रेटर देन 8 के, ठीक है। तो इस केस के अंदर मेरे पास p की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो p² अगर मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ठीक। और अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें, x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a एंड d हमारे पास में क्या होता है, d/4a। सो हमारे पास में जो p की जो वैल्यू है, ठीक है, सो z की हमारे पास में ये सब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो p की मेरे पास में कौन सी वैल्यू होगी, +-4, ठीक। इसकी इसका अगर तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए तुम मुझे कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हो, ठीक, या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेज सकते हो। बट हमारे पास में p की इन दो वैल्यूज़ के कारण, इन दो वैल्यूज़ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और हमें इस केस के अंदर सिर्फ एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ही एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। सो p की हमारे पास में जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन कौन सी हो गई, +-2√2 एंड +-4। तो इन सब का जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो तुम देखोगे विच इज़ इक्वल्स टू -16, ठीक है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, वेट।
नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, गिवन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इन ए पी इज 2n+3n², ठीक है। एंड अनोदर ए पी इज फॉर्म्ड विद द सेम फर्स्ट टर्म एंड डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द न्यू ए पी इज। तो हमारे पास में जो ओल्ड ए पी है उसके एन टर्म्स का सम हमें दिया है 2n+3n², ठीक। सो हमारे पास जो S1 जो हमें क्या दिया हुआ है वो है 2n+3n² फर्स्ट टर्म का। तो इस केस में मेरे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 कितनी होगी, A1 कैसे आएगी, हम n की जगह जब A1 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 के। A1 मेरे पास में 5 आ गया, ठीक। और दो और A2 क्या होता है, A2 हमें पता है A2 होता है S2 - S1। तो S2 कितना है, 2 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर माइनस ये मेरे पास में कितना आया था, 5। सो ये कितना हो गया, 11 - 5 = 6, ठीक। तो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस कितना हो गया, तो ए मेरे पास में कितनी हो गई, ए मेरे पास में 5 और डी कितना है 6 माइनस, मतलब डी मेरे पास में 6 है, ठीक है। 4 तो ये मेरे पास में A2 कितना आएगा 11। सो जो D आता है मेरे पास में D A2 - A1, तो वो क्या आएगा 11 - 5 = 6। सो ये हमारे पास में ये किसकी जो ओरिजिनल जो हमारे पास में सीक्वेंस है, जो हमारे पास में जो फर्स्ट जो AP है उसके लिए मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक। तो अब हमने जो नई AP बनाई है उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास में सेम है, तो जो हमें नई जो AP कंसिडर करी है उसके लिए मेरे पास में A तो है वो क्या है सेम, और D मेरे पास में कितना है, D हमें दिया हुआ है कि डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस, तो इसका 6 था तो इसका कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना 12 है, ठीक है। तो A हमारे पास मिल गया, D हमारे पास मिल गया, तो क्या हम इसका सम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सम S2 है वो मैं कैसे लिखूँगी, n/2 × 2A + n-1 × D। सो n मेरे पास में n को तो हम एज इट इज़ n टर्म्स का ही लिख रहे हैं, तो Sn फॉर S सेकेंड सीरीज 2 × 5 + n-1 D मेरे पास में कितना है 12। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा 6n² - n, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल्स सच दैट द पॉइंट 2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, हमें दी हुई है कॉर्ड भी, है ना। तो हमें क्या बताना है, locus of the center of the circles such that the point 2, 3 is the midpoint of the chord। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ द कोड हमारे पास में कितनी है, 5x + 2y = 16, ठीक। ये हमारे पास में गिवन कोड की इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 5x + 2y - 16 = 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कोड कितना हो गया, यहाँ से स्लोप ऑफ द कोड इस लाइन का स्लोप कितना हो गया -5/2, तो स्लोप ऑफ द कोड हो गया -5/2, ठीक।
अब हम देखेंगे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमारे पास में क्या है, माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, हमने क्या माना, माइनस जी एंड माइनस एफ आर सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास में, ये तो मेरे पास में सर्कल हो गया। ठीक है, ये मेरे पास में कोड हो गई, इस पे पॉइंट की यहाँ पे क्या है 2,3 है। इस कोड की इक्वेशन मेरे पास में क्या दी हुई है, 5x + 2y इज इक्वल्स टू 16। और यहाँ पे हमने इसका सेंटर क्या माना है, माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कोड हमें दिया हुआ है ना 2,3। ठीक, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज 2,3। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑन द कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास में ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है और मिड पॉइंट ऑफ द कोड, इसको जॉइंट करने वाली ये जो लाइन होगी, ठीक, तो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस जी माइनस एफ हमारे पास में है ही। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ, इसको मैं देती हूँ एम, इसको मैं देती हूँ ओ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ओ एम कितना आएगा मेरे पास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से मेरे पास में कितना आएगा, 3 माइनस माइनस ऑफ एफ, 3 + f अपॉन 2 + g। ठीक, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कोड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो हमें लाइन ओ एम है और हमें ये जो कोड दिख रही है, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। सो m1 मेरे पास में उस कोड की कितनी थी, -5/2, और इसकी मेरे पास में कितनी है, 3 + f अपॉन 2 + g। ये किसके इक्वल होगा, -1 के। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 3 + f प्लस अपॉन 2 + g इज इक्वल टू 2/5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2g - 5f -11 इज इक्वल टू 0, विच इज़ 2x - 5y इज इक्वल्स टू 11। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 2x - 5y - 11। वेट, यहाँ पे एक करेक्शन है कि यहाँ पे तुम क्या कर लो, इसको -1। तो मेरे पास में ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, 2x - 5y - 11। ठीक है, तो मेरे पास में ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स नंबर्स, मतलब हमारे पास में 100 टिकट है, 100 टिकट पे 1 से लेके 100 तक के डिजिट डिनोट कर रखे हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमारा जो इवेंट होगा वो क्या होगा, कि हमें 2 टिकट्स चूज करनी है। ठीक है, हमें बोला है कि 2 टिकट्स चूजन एंड रैंडम। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो टिकट्स होंगे, तो उसके ऊपर इट इज़ गिवन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑन द चोजन टिकट इज़ नॉट मोर देन 10। ठीक, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बच गया ये टिकट्स चूज करने का, वो 1 से लेके 10 तक रहेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ गई,
नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास में इवेंट क्या है कि हमें 2 टिकट्स चूज़ करनी है। द इवेंट is to choose 2 tickets, ठीक है। और हमारे पास में जो सैम्पल स्पेस है इसके लिए कहाँ कहाँ से होगा, 1 to 10, ठीक है। सो हमारे पास में द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है वो कितनी होगी, 10C2, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमें बोलना है कि द मिनिमम नंबर ऑन द टिकट्स इज़ 5। So the event of choosing 2 tickets with minimum as 5 and the maximum as 10, ठीक। तो मिनिमम हमारे पास में 5 हो सकता है और मैक्सिमम मेरे पास में 10 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ तो मेरे पास में आई है 10C2। तो हमारे पास में टोटल तो कितनी आ गई थी 10C2। अब हमें दिया हुआ है कि मिनिमम नंबर हमारे पास में कितना होना चाहिए, उसके ऊपर 5 होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास में जो गिवन जो कंडीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कितनी है, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9 एंड 5,10। तो ये मेरे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 अपॉन टोटल मेरे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 10C2। सो 5 अपॉन 10C2 हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। तुम 10C2 को सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 45 के, विच इज़ 1/9। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें ABC 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन तीनों का हमें डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बताना है कि ये जो गिवन है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो हमारे पास में ABC तीनों n क्रॉस n के मैट्रिक्स हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, B एंड C इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ B अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C, ठीक। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना है मेरे पास में, ओके, वेट, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है x⁴ fx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू मोड fx माइनस 2fx। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है f ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, ठीक है। सो f ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन जो हमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू -2 तो -2 की पावर 4 इंटू f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 पाई -2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f -2 माइनस 2f-2, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मुझे मेरे पास 2 16f-2
और ये कितना होगा, प्लस में इसको अगर मैं इधर लेकर आऊँ, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, -1 प्लस 2 f माइनस 2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f माइनस 2। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, 18 f ऑफ माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f माइनस 2। और मोड ऑफ f माइनस 2 के हमारे पास में यहाँ से दो केस हो सकते हैं, या तो हमारे पास f ऑफ माइनस 2 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर f ऑफ माइनस 2 मेरे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि f ऑफ माइनस 2 हमारे पास में माना ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में मेरे पास में f ऑफ माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 2। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, 17 f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। सो f ऑफ माइनस 2 कितना आया, 1/17। ठीक है, अब मेरे पास में जो केस 2 है वो कितना है कि अगर f ऑफ माइनस 2 मेरे पास में क्या हो, लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, f ऑफ माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस 2। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास में, 19 f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। सो f ऑफ माइनस 2 क्या आ गया, 1/19। हमने यहाँ पे क्या लिया था, f ऑफ माइनस 2 लेस देन 0, बट हमारा क्या आया है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टिव केस है, तो हम ये तो वैल्यू ले नहीं सकते। यहाँ से मेरे पास में f ऑफ माइनस 2 कितना है था, 1/17। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। तो हमारे पास f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, ए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द रूट्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ, तो सबसे पहले हमें जो दी हुई इक्वेशन है हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, मतलब हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फिर हमें देखना है कि हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा जेड की वैल्यूज़ का, हमें उसका प्रोडक्ट बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। तो हमें जो गिवन जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है वो क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आयोटा। ठीक, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 जेड इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 आयोटा। ओके, तो 4 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1 माइनस 20 आयोटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ से 2 जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा, 5 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर के। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये जो 2 जेड प्लस माइनस 2 जेड, यहाँ पे ये -1 होगा। ठीक है, सो 2 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर मेरे पास में किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा के होल स्क्वायर के। तो मतलब 2 जेड माइनस 1 मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से मुझे सिर्फ जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक, सो 2 जेड मेरे पास में किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा के। सो 2 जेड किसके इक्वल हो गया मेरे पास में, 6 माइनस 2 आयोटा के। तो जेड किसके इक्वल हो गया, 3 माइनस आयोटा के। सो यहाँ से मेरे पास में रियल पार्ट कितना आया है, यहाँ से मेरे पास में रियल पार्ट आया है 3। ठीक, और अगर मैं माइनस का केस कंसिडर करती हूँ यहाँ पे, ये तो प्लस वाला था ना, तो 2 जेड इज इक्वल्स टू
1 माइनस 5 तो मतलब -4 माइनस 2 आयोटा, तो मतलब वहाँ से मेरे पास जेड कितना हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। तो ये तो पॉजिटिव वाला केस है। अगर मैं नेगेटिव वाला केस लूँ तो 2z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास में जो z की वैल्यू है वो कितनी आएगी -2 प्लस आयोटा। तो यहाँ से जो मेरे पास में रियल पार्ट आया है वो कितना आया -2। 3 और -2 का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा -6 के। 3 इंटू -2 वो किसके इक्वल आ गया 6 के। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बी। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसकी लिमिट बतानी है कि इसमें ये लिमिट किसके इक्वल होगी। हाँ तो बच्चों हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो हमने लिख लिया इसको बाहर। अब यहाँ से मैं क्या ये लिख सकती हूँ 1/n की पावर p प्लस 2/n की पावर p प्लस 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 n/n की पावर p। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 टू n 1/n इंटू r/n की पावर p। और इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ, इसको यूजिंग इंटीग्रल फॉर्म मैं इसको लिख सकती हूँ 0 to 1 x की पावर p इंटू dx। तो ये मेरे पास में इसको ये किसके इक्वल होएगा x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। जब हम लिमिट इम्प्लाई करेंगे तो इस पर लिमिट इम्पोज करने पे किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन p प्लस 1 के। ठीक, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। इसको तुम ध्यान से देखो ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ ये जो 2 cos स्क्वायर x/2 है ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस एक्स के। सो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है तो क्या मैं उसे ये लिख सकती हूँ 1 प्लस कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और हमें दिया हुआ है कि x हमारे पास में 0 से π/2 के बीच में है। x अगर हमारे पास में 0 से π/2 के बीच में है तो इस केस में मेरे पास जो कोस एक्स होगा वो किसके बीच में होगा, इफ़ x अगर मेरे पास में 0 से π/2 के बीच में है तो यहाँ से मेरे पास में कोस एक्स किसके बीच में होगा 0 से 1 के बीच, और 1 प्लस कोस एक्स किसके बीच में होगा 1 से 2 के बीच। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स वो जो होगा, और हमें क्या पता है ऑलरेडी कि जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स होता है वो भी किसके इक्वल होगा 0 से 1 के बीच, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स -1 to 1 होता है। 0 से π/2 के बीच में वो तो 0 से 1 होता ही है, और साइन स्क्वायर एक्स भी 0 से 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो वो हमारे पास में 0 से 2 के बीच में होगा। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि 0 और मेरे पास में ये जो 1 प्लस कोस एक्स था और साइन स्क्वायर एक्स था। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा 2 के। अब जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो हमें दिया हुआ है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। और हमें पता है x प्लस 1/x से ये किसके इक्वल होता है, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता ही है। ठीक,
और हमें पता है कि ये जो हमारे पास में स्क्वायर क्वांटिटी है ये कुछ ऐसे होगी। तो अगर इसमें मैं +2 ऐड कर दूं तो क्या ये मेरे पास में 2 to इन्फिनिटी हो जाएगी। ज़ीरो से π/2 के बीच में x + 1/x है, ठीक है। तो हम इसमें ज़ीरो नहीं लेंगे क्योंकि 1/x है जो ज़ीरो पे डिफाइन नहीं होता, तो हमें ज़ीरो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। सो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड वाली ये लेफ्ट ये वाली क्वांटिटी ये किसके बीच में है, 0 से 2 के बीच, और ये 2 से इनफाइनाइट के बीच। तो ये क्या कभी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 0। हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेता है, 1 से लेके 0 से लेके 2 तक की, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ की वैल्यू लेता है, मतलब जो राइट हैंड साइड लेगा वो है 2 से इन्फिनिटी की। ये कभी इक्वल ही नहीं होंगे, तो मतलब नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, हमें f(x) दिया हुआ है और हमें बताना है कि f(x) + f(1 - x) किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख लेंगे। f(x) मेरे पास में कितना है, +2, ठीक है, प्लस f(-x) मेरे पास में कितना होगा, f(1 - x), 4 की पावर 1 - x अपॉन 4 की पावर 1 - x प्लस 2। तो अब ये मेरे पास में क्या आ गया, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -x अपॉन 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -x प्लस 2। तो यहाँ से मेरे पास में ये 4 की पावर x, 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 की पावर x यहाँ पे अगर कैंसिल आउट होगा तो इसको मैं बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, 2 + 2 + 4 x की, ठीक है। मैंने 4 - x बोथ ऑफ साइड मैंने कैंसिल आउट कर दिया कॉमन निकाल के, ठीक। सो यहाँ से मेरे पास में अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मैं ये लिख सकती हूँ 4 की पावर x प्लस 2 और 4 की पावर x प्लस 2। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 की। तो बेसिकली तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन आ गया f(1 - x) वो किसके इक्वल आ गया, 2/2 + 4 x की, ठीक है। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 की। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास में a b c दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि इफ़ द 3 वेक्टर्स, हमें हमारे पास में ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर है, तो हमें अल्फा अपॉन बीटा बताना है कि ये कितना होगा। सो ए मेरे पास में क्या दिया हुआ है, ए है 1 1 0, बी मेरे क्या दिया हुआ है 0 1 1, ठीक। और हमें बताना है कि ये जो 3 वेक्टर है अगर ये मतलब सी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, ठीक है। सो सी मेरे पास जो है वो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 1 0 प्लस बीटा 0 1 1। तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा के, ठीक है। और हमें बताया है कि हमारे पास ये जो 3 वेक्टर्स हैं सी, ठीक है, और बाकी के जो दो वेक्टर्स ये कोप्लेनर है। तो इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर,
तो हमें पता है इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 3 वेक्टर्स हमारे पास में कितने हैं, 1 -2 1 3 2 -1। और सी मेरे पास में कितना है, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा। ठीक, जब ये तुम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो यहाँ से तो हमारे पास में क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू 0 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -4 प्लस बीटा 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3 बीटा, मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा मेरे पास में किसके इक्वल आएगा, -3 के। और यही निकालना था हमें कि हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा कितना आया, -3। ठीक, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा किसके इक्वल हो गया, -3 के। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तुम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखोगे तो तुम देखोगे कि कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। तो तुम्हें यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, सो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 2, मैं एल हॉपिटल रूल लगा के लिख रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, F2, क्योंकि x का हो ही जाएगा, -2 F डैश 2, और अपॉन में ये तो 1 आना ही है, F डैश x है। तो हम जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी तो ये क्या आएगा, F2 माइनस 2 F डैश 2। F2 कितना है मेरा, 4 -2 F डैश 2 कितना है, 4। तो किसके इक्वल हो गया, -4 के। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में क्या क्वेश्चन है, रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 10 इनिंग्स आर, हमें दिया हुआ है कि 10 इनिंग्स में हमारे पास में इतने रन बनते हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि इसका मीन डेविएशन क्या होगा। तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, तो हमें जो ये 10 इनिंग्स दी हुई है तो मीडियन कितनी होगी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन तुम देखोगे तो ये कितने हैं, 10। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इफ़ वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दीज नंबर इन तो मेरे पास में ये कितने आएंगे, 38 42 44 46 48 54 55 एंड 70, और एन मेरे पास में कितना था, 10। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन हमारे पास में कितना होगा, क्योंकि एन हमारे पास में इवन नंबर है। ठीक है, सो मीडियन मेरे पास में क्या आएगी, मीडियन में लिख सकती हूँ, मीडियन होगी n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। तो n/2 मेरे पास में कितनी है, 48, n/2, ये तो हमारे पास में टोटल 8 ही तो है, मैंने क्या मिस किया है, थर्टी एट 42 44 46 54 55 63,
एक सेकेंड, यहाँ से मेरे पास में 38 42 लिख दिया हमने। सबसे पहले तो 34 था, फिर 38 42 44 46 48 54 55 एंड 70। अब जो मेरे पास में मीडियन है, तो सबसे पहले n/2 टर्म कौन सी होगी हमारे पास में 46, और उससे नेक्स्ट मेरे पास में कितनी है 54, ठीक, बाय 2, तो ये कितना ही है मेरे पास में 47। और हमारे पास में मीन डेविएशन कितना क्या होगा, अब फॉर्मूला ऑफ द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन हमारे पास में टोटल एन कितने हैं 10 इंटू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to 10 मोड ऑफ एक्स आई माइनस हमारी मीडियन कितनी आई है 47, ठीक। सो मीन डेविएशन को अगर मैं एम डी से लिखूं तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आ गया 1/10 इंटू, अब तुम घटाते जाओ, अब तुम्हारा काम है 34 माइनस 47 प्लस 38 माइनस 47 और प्लस जो सारे की बाकी की 10 इनिंग्स है उसको भी तुम लिखोगे, तो यहाँ से यहाँ पे तुम लिखोगे 70 माइनस 47, ठीक है। तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आ गया 1/10 इंटू 86। सो मीडियन मेरे पास कितनी आई है 8.6। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इस करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका 8.6, ओके। सो बच्चों इस टेस्ट के जो सॉल्यूशंस थे उसमें इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक दी हुई है, आप उस पर भी भेज सकते हो, या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भेज सकते हो। सो थैंक